ये क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 खिलाड़ियों की टीम की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है। 2 माह वृद्धि हो जाती बढ़ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ी जिनकी 18 वर्ष और 20 वर्ष आयु। देखिए 2 माह में वृद्धि कब होगी, जब जो 18-20 गए हैं इनसे ज़्यादा उम्र का आएगा, तभी तो औसत में वृद्धि होगी, है ना। 18 वर्ष जिस समय 2 नए खिलाड़ी के लिए आ जाते हैं तो नए खिलाड़ियों का औसत आयु निकालना है। देखिए 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह में वृद्धि हो जाती है। कब वृद्धि होती है, जब जो 2 नए खिलाड़ी जो इनके 18 वर्ष और 20 वर्ष के स्थान पर जो 2 नए खिलाड़ी आते हैं तो जो है 2 माह में वृद्धि हो जाती है। तो हमको क्या निकालना है कि नए खिलाड़ियों का औसत क्या होगा। देखिए औसत क्या होता है कि औसत जो एक तरीके से सभी का बराबर हिस्सा होता है ना। देखिए जो परिवर्तन कमी या वृद्धि होगा वही परिवर्तन वो ओवरऑल संख्या में भी होगा, है ना। क्योंकि औसत जो होता है वो सभी संख्याओं से ही आता है ना। सभी संख्याओं को जोड़कर भाग करते हैं तभी तुमको औसत आता है। तो 2 माह में वृद्धि हुई तो कुल 11 पे कितने की वृद्धि हुई, तो 22 माह की वृद्धि होगी। अगर ये 22 माह की वृद्धि हुई है तो हम जोड़ देंगे, वृद्धि है तो जोड़ दो, कमी है तो मतलब सीधा सीधा नियम है। तो इसके लिए पहले हम जोड़ लेंगे कि कितने साल के 2 व्यक्ति गए थे, तो एक गया था 18 का, एक गया था 20 का, तो 20 18 कितना 38 हो गया। एक हो गया 38 वर्ष हो गया, है ना। 38 वर्ष से गया था, इसमें कि क्या हुआ कि 11 दूना 22 माह की वृद्धि हो गई, तो 38 वर्ष 22 माह वृद्धि हो गई, है ना। तो देखिए 38 वर्ष 22 माह आ गया। तो ये जो आई है ये 2 लोगों की आई ना, 2 लोग गए थे 2 लोग आए हैं, तो 2 लोग आए थे इसलिए 2 में अगर भाग कर दें तो 19 होगा, ये 11 होगा, मतलब 19 वर्ष 11 माह और 19 वर्ष 11 माह, तभी तो 19 दूना 38 11 दूना 22 होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति की आयु कितनी होगी, 19 वर्ष 11 माह। तो देखिए सेम सवाल ये भी, उसमें क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, इसमें केवल कमी हो रही है। 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम में औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है, इसमें वृद्धि हो रही थी तो इसमें आसान था। लेकिन कमी वृद्धि है तो प्लस कर देते थे, तो 38 वर्ष 22 माह निकाल लेते थे। लेकिन जब माइनस करना होता है तो माइनस कैसे करते हैं। देखिए माइनस करने का मेथड इतना है कि जो महीने दिया है महीने को वर्ष में बदलेंगे। हमेशा आप जानते हैं कि जिस सेकंड को हम घंटे में बदलना है, तो हमेशा अगर आगे की ओर बढ़ना है तो भाग करते हैं, है ना। अगर नीचे की ओर बढ़ना तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं 11 खिलाड़ियों के औसत में 2 महीने कमी आती है, तो ओवरऑल कितनी कमी आएगी, -12 कर देंगे। -12 कर देंगे किसमें से, इनको जोड़कर, है ना। इनको जोड़कर, जो गए थे हमेशा इनको जोड़कर, अगर औसत में कमी हो रही है तो घटा देंगे, इससे पहले वृद्धि हो रही थी क्या जोड़ दिया था। देखिए कितना आया 38, देखिए 37 वर्ष, है ना। ये 20 और कितना 20 और 17, तो 17 20 37 वर्ष हो गया, है ना। इसमें क्या हुआ कि जो है 11 दूना 22 माह की कमी आ गई, कम 22 माह है। देखिए मैंने देखा कि बड़े भैया वर्ष हैं, तो बड़े भाई का कहना मान चाहिए, जो महीना है इसको वर्ष में बदलो, महीना वर्ष में बदलो को 12 से भाग किया तो 37 - 22/12 आ गया। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 422/12। तो जो 422/12 आ गया, इसको हलिया लेंगे तो 35 है 2/12 महीने, है ना। मतलब कि 35 वर्ष और 12/2 में, मतलब कि 12 में 2 महीने, मतलब साल में 2 महीना बचा, मतलब 35 सही 2/12, मतलब 35 वर्ष प्लस 2 महीने, इसको ही लिखेंगे केवल बस हम। तो 35 वर्ष प्लस 2 महीने। अब चूंकि हमको 2 खिलाड़ी गए, 2 लोगों में बांटना अवसर है, तो अब 2 से भाग करेंगे तो 35 नहीं कैंसिल होगा, है ना, नहीं कैंसिल होगा। तो इसलिए 1 साल हम इसको दे देंगे। तो 35 से 1 वर्ष देंगे तो 12 महीने देंगे तो 14 महीना हो जाएगा। तो 34 साल 34 वर्ष प्लस 14 महीने हो जाएगा, वही यहाँ पे लिखा है। अब 2 से कट जाएगा तो 17 वर्ष 7 महीना, है ना। क्या कहा भैया कि क्रिकेट के खिलाड़ी टीम ने 15 पारियों में कुछ रन बनाए, 16वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, है ना। 85 रन 16वीं पारी में, देखिए 15वीं पारी में कुछ रन बनाए, हमको ये नहीं बता रहा है, और 16वीं पारी में इसने 85 रन बनाए, तो औसत में कितने की वृद्धि हो गई। तो औसत रन पहले से या औसत रन 3 रन की वृद्धि हो गई। तो 16वीं पारी के बाद खिलाड़ी की औसत रन क्या होगी, है ना। 16वीं पारी के बाद जो है औसत रन क्या होगी। देखिए इसका एक तो मेथड बहुत ही आसान है कि जितने की वृद्धि होती है हमको टोटल पे देखना होता है कि कितने की वृद्धि होती है ना। तो इसमें जैसा कि कह रहा है कि 16वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, जिससे उसकी औसत में 3 रन की वृद्धि हुई। तो 16वीं पारी में 3 रन की वृद्धि हुई, तो कुल कितने हैं, 16 16 थे 48, 48 क्या हुई भैया वृद्धि हुई। कब वृद्धि हुई, जब 85 रन बनाए।
तो 85 से 48 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा पहला वाला आ गया है ना, क्या आ गया, ये पहला का रन हमको औसत आ गया। हमको क्या करना है कि 16वीं पारी के बाद खिलाड़ी की रन कितनी होगी। 16वीं पारी के बाद कह रहा है 3 रन की वृद्धि करें तो 37 में 3 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये इसको अगर हम एक्स मान देख कैसे कर लेते हैं, देख क्या रहा है, क्रिकेट के खिलाड़ी ने 15 पारी में कुछ रन बनाए, तो हमने मान लिया कि कुछ रन बनाए है ना, और 16वीं पारी में 85 रन बनाए, जिसके औसत रन पहले से 3 रन वृद्धि हो गई। तो हमने पहले मान लिया कि 15 पारियों का औसत रन कितना था, एक्स था, है ना। 15 पारियों का औसत रन कितना था, एक्स था, तो टोटल बने रन कितने हो जाएंगे, 15 एक्स होगा। 15 पारी के बाद 16वीं पारी आएगा, तो 15 पारी 16 पारी एक जगह जुड़े होते हैं। तो 16वीं पारी में हमने कितने रन बनाए भैया, 85 रन बनाए। तो पहले रन कितने बनाए थे, 15 रन। अब कितने बनाए 16वीं पारी में, 16 रन बनाए, 85 रन बनाए, तो 15 प्लस 85 कर दिया। अब औसत निकालें, औसत कुल होता नीचे, तो कुल कितने 16 कर दिया। तो इससे क्या हुआ ना कि उसके औसत में पहले से 3 रन की वृद्धि हुई। पहले औसत मैंने एक्स माना था तो एक्स प्लस 3 हो गया। यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया, 37 आ गया, है ना। हमको निकालना 16वीं पारी के बाद, तो इसलिए 3 जोड़ देंगे इसमें, तो 37 3 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है ना। 16वीं पारी के बाद फिर 3 जोड़ दिया। तो ये क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज का 11 पारियों में रनों का कुछ औसत है। हमने मान लिया कि एक कह रहा है एक बल्लेबाज से 11 पारियों में रनों का कुछ औसत है, तो मान लिया 11 एक्स मान लिया, है ना। देखिए हमारी तरफ से एक्स मान थोड़ा बहुत ही आसान, देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। कह रहा है एक बल्लेबाज से 11 पारियों में रनों का कुछ औसत है, तो हमने एक्स मान लिया, तो कुल रन कितना हो जाएगा, 11 एक्स होगा, तो 11 देखिए तुरंत लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद 12वीं पारी में जैसे 11 पारी इस एक तरीके से जुड़ी होती है, मतलब कुछ जोड़ प्लस में लिखेंगे हम, है ना। फिर 12वीं पारी में क्या किया, उसने 90 रन बनाए, तो प्लस 90 रन लिख दिया, प्लस 90। अब कुल कितनी पारी होगी, 12 से भाग कर दिया, तो 90 रन बनाए, तो उसने क्या हो कि उसके औसत में 5 से कमी होगी, तो इसलिए बराबर एक्स माइनस 5 लिख दिया। बस यहाँ से एक्स का मान हल कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा भैया, एक्स का मान हल लेंगे 150 आएगा, है ना। तो वैसे एक्स का मान निकाले तो कितना है, 150 आ गया। क्या कर रहा है कि 12वीं पारी के बाद कह रहा है, बाद कहेगा तो इतना ही प्लस 5 कर देंगे, है ना। चूँकि जो ये एक्स मानना है ना, एक्स ये देखिए पहली पारी का मान आता है ना, इसलिए एक्स का मान कितना है, जैसे कि यहाँ पे एक 37 आता है। यहाँ पे क्या कर रहा था भाई, 16वीं पारी के बाद खिलाड़ी का औसत क्या होगा, तो बात करें तो जितना वृद्धि उतना ही जोड़ देंगे, है ना। वृद्धि है तो जोड़ देंगे, कमी करा तो घटा देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हाँ यार बात सही कहा था जितने की वृद्धि कमी होती है वो हम कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्या कर रहा था, 3 रन की वृद्धि हो रही थी, तो 16वीं पारी में क्या हो रही थी, 3 रन की वृद्धि हो रही थी, तो 16वीं पारी जो आया था उसमें 3 जोड़ देता। इसमें क्या रहा है, इसका मान 150 आया, ठीक है। क्या रहा है, औसत में 5 कमी हो रही थी, इसलिए 150 से 5 माइनस कर 145 हमारा आंसर आ गया। देखिए 116 माइनस ज़्यादा सही है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ लो क्वेश्चन को। बल्लेबाज से 11 पारियों में रनों का कुछ औसत है ना। क्या कहता है, बल्लेबाज से 11 पारियों में रनों का कुछ औसत है। हमने मान लिया कि औसत एक्स है, तो 11 पारी में टोटल रन कितने हो जाएंगे, 11 एक्स हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या कहा, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, तो 12वीं पारी में मतलब ये 11वीं की ये 12वीं में 90 रन बनाए, तो जो है 12वीं पारी में टोटल मतलब 12 पारी हो गई। तो क्या हुआ ना, औसत रन पहले एक्स माना था, तो औसत रन में क्या आ रहा है भैया, उसके औसत में 5 से कमी हो रही, तो एक्स माइनस 5 कर दिया, ठीक है ना। एक्स माइनस 5 कर दिया। यहाँ से हम क्या निकालना है, तो 12वीं पारी के बाद रनों का औसत क्या होगा। यहाँ से देखिए एक्स का मान निकालने कितना आएगा, 150 आएगा, ठीक है। एक्स का मान 150 आएगा। अब यहाँ पे आप पुट कर दीजिए एक्स, है ना, एक्स यहाँ पुट कर दीजिए, हाँ सही। तो एक्स के यहाँ पे पुट कर देंगे 150, तो 150 से 5 माइनस करें तो एक्स का मान कितना है, 45 आ जाएगा, है ना। 145 का आंसर है ना। ये यहाँ तो सबसे डाउट क्लियर हो रहा है, क्योंकि यहाँ क्या करना, जोड़ना या घटाना 5, तो यहाँ से एक्स माइनस 5 है, तो 150 से 5 घटा देंगे 145 आएगा, है ना। या अगर मान लो ना ही आपको ध्यान है कि एक समान यहाँ धरना है, तो क्या कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, कमी हो रही थी, इसलिए 150 से 5 माइनस कर देंगे। आइए इसी से थोड़ा ये भी पढ़ लें कि क्रिकेट के खिलाड़ी ने 15 पारी में कुछ रन बनाए। हमने मान लिया 15 रनों का एक्स बनाए, तो टोटल 15 एक्स हो जाएगा। 16वीं पारी में उन्हें 85 रन बनाए, 16वीं पारी में 85 रन बनाए, तो उसके औसत रन में 3 रन की वृद्धि हो गई। तो एक्स 3 रन की वृद्धि होती, वृद्धि तो प्लस कमी तो माइनस, तो एक समान यहाँ से कितना आएगा, 37 आएगा। एक्स का मान 37 यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, है ना। क्या कर रहा था, 16वीं पारी के बाद औसत रन कितना होगा, तो एक समान 40 आंसर आ जाएगा।
क्या कर रहा है, 8 व्यक्तियों का समूह भाग लेते हैं प्रतियोगिता में 8 व्यक्ति समूह भाग लेते हैं। सर्वोत्तम खिलाड़ी को 85 अंक मिलते हैं। सर्वोत्तम खिलाड़ी को 85 अंक मिलते हैं। यदि उसने 92 अंक प्राप्त किए होते तो उसका औसत स्कोर 84 हो जाता। तो उस दल द्वारा प्राप्त किए गए अंक बताओ। देखिए 8 लोगों का समूह है जिसमें एक व्यक्ति जो है वो 85 नंबर पाता है। तो कह रहा है अगर हम 92 नंबर पाते तो जो औसत स्कोर जो 84 हो जाता। मतलब 8 × 84 कर दिया तो कितना आया, 672 आया। ये औसत कब आया है, जब उसने 85 नंबर पाया। लेकिन वो कह रहा है कि अगर 92 हम पाते, मतलब कितना ज़्यादा सोच रहा है। तो 85 से कैसे 790 ज़्यादा सोच रहा है, तो इसे 7 हम घटा देंगे तो वही 665 नंबर आंसर आ जाएगा। तो ये वही बात यहाँ पे लिखा है कि 8 का औसत, देखिए हमको औसत देखना है ना। तो ये जो औसत था जब 92 प्राप्त करता, यहाँ पर क्वेश्चन ये सही बात ये कह रहा है कि सर्वोत्तम खिलाड़ी को 85 अंक मिलते हैं। यदि उसने 92 अंक प्राप्त करता तो उसका औसत स्कोर 84 हो जाता है ना। 84 अंक का 8 का 84 गुणा करना 672 तब आता जब वो 92 अंक प्राप्त करता। सही बात है ना। तो लेकिन उसने सही में 85 अंक प्राप्त किए हैं, है ना। 85 सर्वोत्तम खिलाड़ी को 85 अंक मिले हैं, प्राप्त किए हैं। तो 85 जो जोड़ दिया 90, मतलब 7 ज़्यादा जोड़ दिया तो 7 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या कहा भैया, एक नाव में 10 नाविकों में से 60 किलोग्राम के भार एक नाविक के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाने से उसके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। देखिए एक 10 लोग का नाव में 10 लोग बैठे हैं, है ना। उसमें 60 किलोग्राम का भार का एक नाविक की जगह पर दूसरा एक आया है तो औसत भार में 1 किलोग्राम वृद्धि हुई। मतलब कि 60 से कुछ ज़्यादा लगा लौंडा आएगा है। तो हमको जो नया लड़का है उसका क्या निकालना भैया, भार निकालना कि पता तो चले कि कितने किलोग्राम का भार आया है जिससे कि इसकी औसत में वृद्धि हुई है। तो कितने लोगों में वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि कितने में लोगों में हुई भैया, 10 में वृद्धि तो 10 किलोग्राम वृद्धि होगा। तो 60 में 10 जोड़ कितना आएगा, 70 किलोग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। क्या कर रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 था मतलब पहले इतना था 12.4 था। जब वह अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, 26/5 तो 5.2 आ गया। मतलब अंतिम का ये दिया है तो 26, जब वो 26 अंतिम मैच में, मतलब पहले मैच का ये क्या है, अंतिम मैच का है। तो अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसके गेंदबाजी औसत में 0.2 अंक का सुधार हो जाता है। मतलब कि 0.2 की कमी हो जाती है। सुधार मतलब क्या होता है, कम होता है तो 12.4 से 12.2 हो गया, है ना। 0.2 का सुधार होता है। तो अंतिम मैच से पहले अंतिम मैच से पहले तो लिए गए विकेटों की संख्या बताओ। क्योंकि हमको देखिए अंतिम मैच में विकेटों 5 विकेट लेता है, मतलब अंतिम मैच में हमको विकेट दिया है तो हमको कौन सा निकालना, हमको पहले मैच में लिए गए पहले मैच से पहले तो लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करो। देखिए तो पहले इसको कर लिया तो कितना है, घटाया तो यहाँ पे हमने x अपनी तरफ से मान लिया, ठीक है। ये क्या आ जाए, विकेटों की संख्या, है ना। तो यहाँ से देखिए अगर हम देख लें, अगर हम 0.2 जो आया है ये कितने पे आया है, ये 5 विकेट पे आया था। 0.2 को x बराबर 5 लिए तो x का मान कितना आ गया, 25 आ गया। x का मान 25 आ गया तो x में उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। x का मान 25 आया तो 25 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंतिम मैच से पहले विकेट संख्या पता चल जाएगा 175। अगर कहता है अंतिम मैच के बाद तो 25 हमारा आंसर आ जाता है। क्या कह रहा है भैया, किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है ना। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष बढ़ जाता है तो कप्तान की आयु ज्ञात करो। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि अगर 10 बच्चों की औसत आयु 25 वर्ष है, ये यदि अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत आयु में 1 की वृद्धि होती है या 1 की कमी हो जाती है। तो जो अध्यापक आयु शामिल हुआ है इसको हमको आयु बताओ, है ना। अगर इस टाइप क्वेश्चन हो तुरंत मतलब एक जुड़ा या एक कम हुआ वो कह रहा है जुड़ा या घटा है, इसी की हमको आयु बताना। तो इस टाइप का क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान होता है, 1 मिनट का सवाल है। देखिए जब कोई भी समूह में शामिल होता है या हटाया जाता है तो हम सबसे पहले बड़ा वाला लिखते हैं, फिर छोटा वाला नीचे लिखते हैं। ऊपर बड़ा वाला लिखते हैं, मतलब जो वृद्धि हुआ है। जैसे पहले 12 खिलाड़ी थे, इनकी औसत आयु 25 वर्ष थी, इन कप्तान आयु शामिल हो गए तो कितने हो गए, 13 हो गए, है ना। तो मतलब ये बात कर रहा है। तो
पहले हम बढ़ावा लिखेंगे, मतलब पहले 12 खिलाड़ी औसत 25 वर्ष थी, कप्तान शामिल हो गया तो उसकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, है ना। तो औसत आयु देखिए पहले 25 वर्ष थी, तो अब कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष की वृद्धि हो रही। तो जब औसत आयु में 1 वृद्धि हो रही तो है ना, तो यहाँ पर भी वृद्धि होगी, 1 वृद्धि। परिवर्तन उसमें होगा वही परिवर्तन सब में होता है। देखिए पहले 12 खिलाड़ी थे, लेकिन कप्तान आ गया तो कितना हो जाएगा, 13 खिलाड़ी, तो 1 खिलाड़ी हो जाएगा। औसत आयु पहले 25 वर्ष थी, लेकिन कप्तान की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, मतलब कि 26 वर्ष होगा। तो यहाँ में देखिए 26 लिख दिया। तो मतलब कहने का मतलब, और पहले क्या था, 12 खिलाड़ियों की और फिर 25 वर्ष, तो 12 खिलाड़ी 25 वर्ष था। तो मतलब यही है कि पहले जो है हम ज़्यादा वाला लिखेंगे, जो वृद्धि होता है कमी होता है, पहले हमसे हम ज़्यादा वाले को लिखते हैं, फिर नीचे का लाइन छोटे वाले लिखते हैं। फिर यहाँ पे गैप देखेंगे, यहाँ पे गैप देखेंगे, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें के गैप को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 गुणे 26 प्लस 1 गुणे 12, तो जोड़ देंगे इनको, क्या हो जाएगा, 38 बस हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। ये तो फिर देख लें अगर हम, अगर 5 संख्याओं का औसत 140 है, 5 संख्याओं का औसत 140 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए, मतलब कि हमको समझना अपनी तरफ से 4 हटा दी जाए तो औसत कितना होता है, उसको 30 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या कौन सी है, मतलब वही बात कर रहा है। पहले हम ज़्यादा को रखेंगे, क्योंकि हटा रहा है तो जाहिर सी बात ये जवान ज़्यादा होगा। तो 5 का औसत कितना दिया है, 140 दिया है ना। उनमें से एक संख्या हटा दी जाए, मतलब कि 4 हो जाएगा। तो औसत कितना 130 दिया है। यहाँ देख लेंगे ना, गैप कितने का, 1 का गैप है। यहाँ से गैप कितने का है, 5 से 4 जगह 1, मतलब 1 का गैप, 5 4 जगह +1, 140 से 130 जगह +10 जाएगा, है ना। साइन के अकॉर्डिंग भी रखते हैं, यहाँ पे साइन प्लस था तो प्लस 140 हो गया, इधर +10 था, 10 से 140 हो गया, जो 180 आ जाएगा आंसर। वरना इसका देखिए इतना सा आ गया, वरना इसको मेथड देखिए, लॉन्ग मेथड अच्छा है, लॉन्ग मेथड निकाल सकते हैं। जैसे 5 औसत 140 था तो क्या करते हैं, 5 गुणे 140 करते, जो आता 14 15 17 700 आया। फिर कह रहा है यदि 4 का औसत चाहिए, 4 गुणे 130 कर देते हैं, है ना। तो इनका गुणा करते हैं, फिर इनका गुणा करते हैं, फिर इनको हम घटाते तो देखिए 700 में 520 घटाएंगे तो 10 8 7 5, देखिए तो 180 उतना आया। तो इस टाइप को हम जब जोड़ को घटाने वाला हो ना, तो इसको ऐसे से हल करेंगे, है ना। ये मेथड होगा, ये इन्हें गुणा करेंगे फिर घटाएंगे, इसको देखिए डायरेक्ट कर ले तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये बात क्या कहा है, एक कक्षा के 25 छात्रों का औसत भार 25 किलोग्राम है। यदि उसमें एक कक्षा के अध्यापक का भार जोड़ लिया जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। जब 1 किलोग्राम के औसत में वृद्धि हुई, पहले कितना था 50, अब कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, है ना। तदनुसार उस अध्यापक का भार कितना है, क्या लिखा है, जो कमी या वृद्धि होती है वही वृद्धि देखिए औसत में है। जो परिवर्तन संख्याओं में होता है वही परिवर्तन औसत में होता है ना। तो क्या करें भैया, पहले 25 छात्रों का औसत भार 50 था, लेकिन जब अध्यापक को जोड़ लें तो कुल 26 लोग हो गए, तो 26 लोग लिख देंगे। पहले देखिए ज़्यादा लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, कम लिखेंगे, है ना। तो औसत में 1 की वृद्धि हुई, मतलब 50 से 1 हो जाएगा, फिर 25 से फिर 50 लिख दिया, है ना। अब या तो अगर इसको गुणा करें जो आए, फिर इसको गुणा करें जो आए, फिर उनको हम घटाएंगे तो इतना ही आंसर आएगा। तो ये बहुत लॉन्ग मेथड हो, जैसे कि मैंने अभी आपको इसमें ये वाला बताया, है ना। जब जोड़ने और घटाने वाला होता तो इसको ऐसे हल करेंगे। गैप कितने का, 1 का गया, यहाँ पे देख 26 25 सेम 51 पर 1 है। देखिए यहाँ पे सेम मतलब परिवर्तन हो रहा है, मतलब सेम साइन है, इसलिए हम यहाँ पे कोई साइन नहीं ले रहे हैं ना। अभी कम ज़्यादा होता तो साइन हम कम ज़्यादा लेते। 26 से 50 जगह 1 घटेगा, 51 पर इसका गुणा इसमें कर देंगे, 51 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे, है ना। इसका देखिए फर्स्ट का गुणा लास्ट में और लास्ट का गुणा यहाँ पे पहले कर देते हैं, है ना। तो 51 और 25 कितना 76 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए जो स्मॉल जी का मान होता है ना, देखिए स्मॉल जी का मान केवल स्मॉल जी पर क्या होता है, कैपिटल जी ME/RD²। तो स्मॉल जी का मान बोलते गुरुत्वाकर्षण का मान, या स्मॉल जी का मान, है ना, गुरुत्वाकर्षण का मान केवल ये M क्या है, द्रव्यमान, RA क्या है, त्रिज्या। गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या पर डिपेंड करता है। और गुरुत्वाकर्षण का मान वस्तु के आकार, परिमाण, इस पर कोई डिपेंड निर्भर नहीं करता है ना, मतलब स्वतंत्र रहता है। कोई अगर क्वेश्चन पूछे कि जी का मान किससे स्वतंत्र रहता है, तो जी का मान निकाय, मतलब केवल पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या पर डिपेंड करता है, और बाकी से क्या होता है, स्वतंत्र होता है।
थोड़ा जी के बारे में मान पढ़ लेते हैं कि यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार जो है क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लिफ्ट की डोरी टूट जाए अचानक तो पिंड नीचे गिरता है तुरंत, तो क्या होता है, लिफ्ट के पिंड का भार शून्य, जैसे कोई चीज़ गिरे अगर अचानक से छूट जाए तो इसका जो भार होगा वो क्या होगा, शून्य होगा जाए, भारहीनता किसी दर्शाता है। उपग्रह की कक्षीय चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जो उपग्रह की कक्षीय चाल है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। उपग्रह का जो परिक्रमण काल है, उपग्रह का परिक्रमण काल है वो ऊंचाई पर निर्भर करता है ना। यह एक तरीके से उपग्रह का परिक्रमण काल ऊंचाई के साथ समानुपाती होता है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। क्या कर भैया, बल के कारण जो त्वरण होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, स्मॉल जी इसका कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी होता है। गुरुत्वाकर्षण का मान कैपिटल जी, गुरुत्वाकर्षण होता है कैपिटल जी। कैपिटल जी का मान क्या होता है, 6.67 × 10⁻11 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो स्मॉल जी होता है ये क्या होता है, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, देखिए स्मॉल जी होता है वस्तु की, देखिए गुरुत्वीय त्वरण जी जो मैं बता रहा गुरुत्व को स्मॉल जी जो है वस्तु के रूप आकार द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है ना। गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल जी होता है ना वो वस्तु के रूप आकार द्रव्यमान पर नहीं करता। जो स्मॉल जी का मान होता है वह पृथ्वी के द्रव्यमान, एम ए क्या होता है, पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। देखिए यही बात यहाँ पे लिखा होगा है ना कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान वस्तु के रूप व आकार द्रव्यमान बोले तो भार है ना, द्रव्यमान बोले तो भार पर निर्भर नहीं करता गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। देखिए जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान हमेशा जी का मान घटता है, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ जी का मान क्या होता है भैया, घटता है। और जी का महत्तम मान ध्रुव पर होता है और जी का न्यूनतम मान कहाँ होता है, विषुवतीय भूमध्य रेखा पर होता है। पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ने पर या घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है, कम होता है ना। मतलब कह रहा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर, मतलब घूर्णन गति जब तेज हो जाएगी ना तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा। लेकिन जब पृथ्वी की गति घूर्णन घटने पर या कम होने पर, जब कम स्लो घूमेगा तो उस पर जो है गुरुत्वाकर्षण का मान जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आइए पढ़ लेते हैं जी का मान। देखिए जी का मान जो है अगर बात करें कि यहाँ पे देखिए स्पेस ज़्यादा है, एक तरीके से। ये क्या है, ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा, ये क्या है, ध्रुव है। यहाँ पे देखिए क्या है, स्पेस, ये भूमध्य रेखा है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है ना, तो देखिए ये एक तरीके से काम करता है भाई, एक तरीके से त्रिज्या का काम करता है। और ये यहाँ पे त्रिज्या केवल इसका ये भी यहाँ पर ही इसका त्रिज्या इतना बड़ा, त्रिज्या या व्यास समझ लीजिए, जो समझ लीजिए है ना। एक थोड़ा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। देखिए जब ये भूमध्य रेखा है तो भूमध्य रेखा पर त्रिज्या अधिकतम है। त्रिज्या जब ज़्यादा है ना, तो पृथ्वी तेज चक्कर लगाएगी। जब त्रिज्या ज़्यादा है तो पृथ्वी तेज चक्कर लगाएगी तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होगा, कम होगा। तो ये देखिए गुरुत्वाकर्षण का मान कम होगा तो भार भी न्यूनतम होगा, है ना। तो भार भी न्यूनतम हो, गुरुत्वाकर्षण कम हो तो भार न्यूनतम होगा। और ध्रुव पर जैसे कि हम जानते हैं कि जी पर ध्रुव का मान अधिकतम क्यों होता है, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि जी का मान ध्रुव पर अधिकतम क्यों होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने शुरुआत की थी त्रिज्या से। त्रिज्या जब ज़्यादा थी तो स्पेस ज़्यादा मिल गया, तो तेज़ी से घूम रहा तो आकर्षण बल कम लग रहा था। लेकिन यहाँ पे त्रिज्या कम है तो धीरे धीरे घूम रहा है। जब धीरे धीरे घूम रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लग रहा है ना। इसलिए ध्रुव पर जो है त्रिज्या कम होने के कारण ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। जब गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है इसलिए ध्रुव पर भार जो है अधिकतम होता है। जब गुरुत्वाकर्षण मान ज़्यादा होगा तो भार का मान देखिए अधिक होता है। ध्रुव पर भार अधिकतम होता है। जब गुरुत्वाकर्षण का मान कम होगा तो भार का भी मान कम होगा। देखिए भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी की क्या होती है, त्रिज्या। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है,
6,378 किलोमीटर होती है ना। भूमध्य रेखा पर क्या होती है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की तेज 6,378 होती है, जबकि ध्रुव पर कितनी होती है 6,357। तो भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच की मिनिमम 21 किलोमीटर का अंतर होता है। जी का मान द्रव्यमान निर्भर नहीं करता है, जी डिपेंड ऑन भार, जी प्रपोर्शनल टू भार। जी बढ़ेगा तो भार बढ़ेगा। मैंने यहीं पे लिखा है कि गुरुत्वाकर्षण का मान कम हो रहा है तो भार न्यूनतम हो रहा है। तो एक तरीके से जी और भार एक दूसरे क्या प्रपोर्शनल टू हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जी का मान ध्रुव पर ज़्यादा है तो भार यहाँ पे अधिकतम होता है ना, वही बात है। एम देखिए द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है। पृथ्वी की सबसे तेज़ गति भूमध्य रेखा पर होती है। और देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि ध्रुव पर भार ज़्यादा होता है ना, ध्रुव पर क्या होता है, भार ज़्यादा होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का मान ज़्यादा होता है। त्रिज्या कम है तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा और जी प्रपोर्शनल टू भैया भार। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने बताया भी है कि जी प्रपोर्शनल टू क्या होता है, भार होता है। अगर गुरुत्वाकर्षण का मान ज़्यादा हो तो भार ज़्यादा होगा, है ना। मतलब कि ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होने, त्रिज्या कम होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा, गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा तो भार ज़्यादा, है ना। इसलिए अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान, है ना, देखिए पृथ्वी पर किसी भी वस्तु छोड़ी बात को, सब बात अच्छी बात है, यहाँ पे थोड़ा जान लीजिए। अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या है ये बताइए। अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान उतना ही रहेगा, अर्थात 60 किलोग्राम ही रहेगा, है ना। न्यूनतम भार भूमध्य रेखा पर होता है। पृथ्वी पर 160 किलोमीटर घंटा भाग से भाग करती है ना। जी का मान देखिए पृथ्वी के द्रव्यमान निर्भर करता है और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। देखिए अगर वायुमंडल, देखिए जो चंद्रमा पर है, चंद्रमा पर देखिए वायुमंडल क्यों नहीं है आप बताइए। चंद्रमा पर देखिए वायुमंडल इसलिए नहीं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान और पलायन वेग का मान कम होने के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है ना। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तो अगर उसमें कोई भी चीज़ अगर छोड़ेंगे तो वो एक ही साथ घूमने लगेगी। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ वायुमंडल उपस्थित है जिससे अगर कोई लोहा छोड़ोगे, कागज़ छोड़ोगे, मोती छोड़ोगे, वायुमंडल उपस्थित है तो जो भारी होगा वो पहले आएगा, जो कम भारी होगा वो देर में आएगा। लेकिन अगर वायुमंडल अनुपस्थित है अर्थात निर्वात को या आदर्श की स्थिति में, निर्वात या आदर्श का मतलब क्या है, एक तरीके से वायुमंडल नहीं है। जब वायुमंडल नहीं होगा तो आप लोहा, मोम और कागज़ को छोड़ोगे तो वो एक ही स्पीड से तीनों आएंगे। लेकिन अगर वायुमंडल उपस्थित होगा तो जो सबसे पहले भारी होगा वो आएगा। यदि समान ऊंचाई से हल्की एवं भारी वस्तुएं गिराई जाती हैं तो निर्वात की अवस्था में सभी साथ गिरती हैं, परंतु यदि वायुमंडल उपस्थित होता तो भारी वस्तुएं पहले गिरेंगी तथा हल्की वस्तुएं बाद गिरेंगी। मैं आपको यही समझा रहा था। बॉल पेन गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि पृथ्वी से समान दूरी पर कोई कृत्रिम उपग्रह एवं कोई हल्की वस्तु पर परिक्रमण कर रही है तो दोनों की गति क्या होगी, समान होगी, है ना। अब जैसे क्या कर रहा है, यदि पृथ्वी से समान दूरी पर कोई कृत्रिम उपग्रह कोई हल्की वस्तु परिक्रमण कर रही है तो दोनों की समान होगी। जैसे अगर अंतरिक्ष में सेब फेंकेंगे तो अंतरिक्ष में जिस गति से सेब भी नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है तो वो नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई वस्तु नीचे गिरती है। तो अंतरिक्ष में अगर सेब बाहर निकालेंगे तो वो चारों ओर उसी डायरेक्शन में घूमने लगेगा। अगर देखिए एक 100 टन का एक 10 टन का है तो दोनों एक ही दिशा में क्या होंगे, समान चाल से भैया घूमने लगेंगे। देखिए चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होता है, तो चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है 2.38 किलोमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड नहीं होता है। पृथ्वी पर पलायन वेग ये सब क्या, ये न्यूनतम वेग होता है कि मतलब इतना वेग दे दो तो इतना वेग, मतलब कम से कम इतना वेग दे दो कि दोबारा वापस ना आए। तो पृथ्वी के पलायन वेग कितना होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी की स्पीड कितनी होती है, पृथ्वी की गति कितनी होती है 29 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड नहीं 29 किलोमीटर घूमती है। चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है तो 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है ना। गैसों की गतिज ऊर्जा जो है क्या होती है सर्वाधिक होती है ना। ठोसों में गतिज ऊर्जा कम होती है, ध्रुवों में थोड़ा ज़्यादा, और गैसों में सर्वाधिक होती है गतिज ऊर्जा का मान, है ना। पृथ्वी पर जीवन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का मान उपस्थित है। जब पृथ्वी पर जीवन इसीलिए है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल है तो जल वायुमंडल है। चंद्रमा पर गैसों के अणु ठहर नहीं पाते क्योंकि इन अणुओं की गतियाँ पलायन वेग से अधिक हो जाती हैं, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। जो
तरंग की ऊर्जा या ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरंग की ऊर्जा केवल आवृत्ति पर निर्भर करती है। और तरंग दैर्ध्य पर कौन निर्भर करता है? तो तरंग की चाल या गति, प्रकाश तरंग, विकिरण, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, रंग विवर्तन, मतलब सब कुछ जो है वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, रंग विवर्तन, प्रकाश तरंग, चाल या गति, ये सब तरंग दैर्ध्य जो है तरंग की प्रकाश या चाल या प्रकाश तरंग या तरंग का विकिरण या वर्ण विक्षेपण, ये सब किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। लेकिन जो केवल तरंग की ऊर्जा होती है भैया, तरंग की ऊर्जा होती है या केवल तरंग की ऊर्जा केवल आवृत्ति पर निर्भर करती है ना। और तरंग दैर्ध्य तो किस यंत्र से मापते हैं? तो ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर से मापते हैं। और तरंग दैर्ध्य होती क्या है? तो दो, जैसे ये क्या है, टॉप है, दो टॉप के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। जैसे ये पेंडुलम है ना, ये पेंडुलम में दो शीर्ष के बीच की दूरी क्या कहलाती है भैया? तरंग दैर्ध्य ही कहलाती है। देखिए तरंग दैर्ध्य और क्या होती है ना, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति एक दूसरे क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। एक दूसरे क्या होते हैं भैया? आवृत्ति और तरंग एक दूसरे क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। और ध्यान रखिएगा कि टाइम पीरियड बोले तो आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है कि एक चक्कर लगाने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल और चाल एक दूसरे क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। अर्थात अगर चाल को अगर है ना, आवर्तकाल बोले तो टी को अगर लंबाई को कम कर दिया जाए, टी बोले तो क्या है? टी एक तरीके की लंबाई है ना। तो ये एक तरीके से पेंडुलम है। पेंडुलम का मतलब एक तरीके से क्या आवर्तकाल है ना। तो आवर्तकाल अगर हम बात कर लें, आवर्तकाल फॉर्मूला क्या होता है? T/2π√L/G। एल यहाँ पे क्या है? एल भी है, ये लंबाई है, और जी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान है ना। तो आवर्तकाल क्या होता है? एक चक्कर लगाने में लगा गया समय आवर्तकाल कहलाता है। आवृत्ति क्या है? आवृत्ति जो है ऊर्जा पर निर्भर करती है, जैसे कि मैंने बता चुका हूँ आपको, है ना। आवृत्ति ऊर्जा कांस्टेंट, देखिए आवृत्ति ऊर्जा कांस्टेंट रहती है पानी से बाहर जल में आने पर। देखिए पेंडुलम की जो गति कैसी होती है? पेंडुलम की गति एक तरीके से क्या होती है? देखिए ऐसे डायग्राम बना, पेंडुलम की गति क्या होती है? वृत्ताकार होती है ना। अगर यहाँ पे बात कर लें कि टाइम पीरियड आवर्तकाल, देखिए T/2, ये तो कांस्टेंट है, तो T/2 है लंबाई के, और T व्युत्क्रमानुपाती कि इसके जी के, है ना। और एल यहाँ पे क्या है? एल यहाँ पे देखिए लंबाई है। एल जो है ये क्या है? ये लंबाई है ना। एल है आवर्तकाल है ना। मतलब कि अगर टी लंबाई, अगर ये झूले की जो है ये लंबाई घटा देंगे, तो लंबाई घटा दोगे तो आवर्तकाल भी घट जाएगा, है ना। अगर जब आवर्तकाल घट जाएगा तो लंबाई बढ़ा देंगे तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। देखिए चाल या गति या स्पीड, आवर्तकाल दूसरे क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। अगर चाल बढ़ा दोगे तो समय कम लगेगा, समय बोलते तो है आवर्तकाल टाइम। अगर टाइम बढ़ा दोगे या आवर्तकाल बढ़ा दोगे तो समय कम, तो चाल कम लगेगी। देखिए जो होता है पेंडुलम, ये इसके क्या है? मतलब शीर्ष है या चरम स्थिति, शीर्ष है। इस पे जो क्या होता है ना कि स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है। स्थितिज ऊर्जा मतलब जैसे कोई आपको ऊपर से अगर नीचे लटका दे तो, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि इस आपकी स्थिति के कार्य पे होते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा जो है मैक्सिमम होगी। और मिड पॉइंट पर, है ना, स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी। और मिड पॉइंट पर क्या होता है? मिड पॉइंट पर तो यहाँ पे स्थिति शून्य होगा। जब स्थिति शून्य होगा तो गतिज ऊर्जा, पेंडुलम की सबसे ज़्यादा गति कहाँ ज़्यादा होगी? पेंडुलम की सबसे ज़्यादा गति जो है मध्य बिंदु होगी। तो जब गति ऊर्जा अधिकतम होगी तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? शून्य होगी। जैसे अभी आप सीट पर बैठे हैं तो इसमें स्थितिज ऊर्जा कितनी है? शून्य है। लेकिन अगर आपको नीचे अगर लटका दें तो यहाँ पे आपकी क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी, है ना। स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी और गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। देखिए जहाँ पे जब नीचे हैं तो नीचे सीट बैठे हैं या नीचे पे मध्य बिंदु पे हैं, नीचे सीट बैठे हैं या मध्य बिंदु पे, तो स्थिति शून्य है। स्थिति शून्य तो थोड़ा क्या होता है? न्यूनतम हो जाएगा। लेकिन जब टॉप पे बैठा कोई आपको नीचे ऊपर से नीचे छोड़े तो यहाँ पे क्या आपकी इस स्थिति ऊर्जा क्या है? मैक्सिमम। जब स्थिति ऊर्जा मैक्सिमम है तो थोड़ा भी क्या होगा? अधिकतम होगा। मतलब कि ऊंचाई बढ़ती जाती है तो क्या होती है? इस स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है झूले की लंबाई अगर लंबाई कम कर देंगे तो क्या होगा ना? स्पीड जो है
गति बढ़ जाएगा। जब गति बढ़ जाएगा तो आवर्तकाल घट जाएगा। तो गति और आवर्तकाल दूसरे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बीच में क्या होता है, मध्यमान होता है ये सब। देखिए भाई, और फिर से बता रहा हूँ, अगर स्पीड बढ़ेगी तो आवर्तकाल कम होगा। गति, अगर स्पीड बढ़ेगी तो आवर्तकाल कम होगा, स्पीड बढ़ेगी तो आवर्तकाल कम होगा। अगर स्पीड घटेगी, स्पीड घट जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी तो समय ज़्यादा लगेगा, तो आवर्तकाल ज़्यादा होगा। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, है ना। काम तो क्लियर।